आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर यह भी घोषणा करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अब 27 जनवरी का दिन समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आखिरकार कई महीनों की कवायद के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को यूसीसी की नियमावली और पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब जब यूसीसी लॉन्च हो चुका है, यानी कि ये राज्य में लागू हो चुका है, तो आपके लिए बहुत कुछ बदल गया है। इसके लागू होने के बाद मुस्लिम 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, सबके लिए नियम समान हो जाएंगे, लिव इन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब आपने जरूर सुन और पढ़ लिया होगा, लेकिन इनके विस्तार से क्या नियम हैं, क्या शर्तें तय की गई हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों पर लागू होगा या फिर यहां रहने वाले हर शख्स पर इसका असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस एपिसोड में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको दूसरी कई चीजों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन साथ ही विश्लेषण के इस एपिसोड में यूसीसी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे इसकी उस जर्नी को लेकर जो इसके उत्तराखंड में आजादी के बाद सबसे पहले लागू होने तक पहुंची हुई है। जानेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर आया कहां से। अब जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है तो आगे इसकी राह कैसी होगी? क्या इस पर अभी भी रोक लग सकती है? और उत्तराखंड के बाद कब ये देश में लागू होगा? इन सभी सवालों का जवाब भी इस एपिसोड में खोजेंगे और इस एपिसोड में देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का संपूर्ण विश्लेषण। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी के नियमों से। और इस पर विस्तार से बात करने से पहले बता दूं कि हमने वीडियो में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, तो आप जिस भी सेक्शन में जाना चाहते हैं इजीली जा सकते हैं। तो इसके साथ ही चलिए सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है और किन्हें नहीं। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट में 4 प्रमुख हिस्से हैं। पार्ट 1 शादी और तलाक को लेकर बात करता है, पार्ट 2 उत्तराधिकार पर नियम तय करता है और पार्ट 3 में लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर बात की गई है। वहीं पार्ट 4 में अन्य नियम शामिल किए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह कानून पूरे उत्तराखंड राज्य पर तो लागू होगा ही, इसके साथ ही ये उन लोगों पर भी लागू होगा जो हैं तो उत्तराखंड के निवासी लेकिन राज्य से बाहर रहते हैं। ये उन पर भी लागू होगा जो राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम में स्थायी कर्मचारी हैं और राज्य की सीमा में तैनात हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य में कार्यरत हैं। इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो राज्य में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। इसके साथ ही राज्य में राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वालों पर भी यह कानून लागू होगा। इस कानून के दायरे में वो सब लोग भी आएंगे जो कम से कम 1 साल से राज्य में निवास कर रहे हों। यह हर जाति और धर्म के व्यक्ति पर लागू होगा, यानी कि धर्म और जाति के आधार पर सभी नियम समान हो जाएंगे। अब यहां पर एक कंफ्यूजन जो उठ रही है वो ये है कि उत्तराखंड के जो लोग रोजगार के लिए राज्य से बाहर रह रहे हैं, क्या उन पर यह लागू होगा? तो जवाब है हाँ। उत्तराखंड मूल का निवासी चाहे देश के किसी भी कोने में नौकरी या कारोबार कर रहा हो, वो भी इस कानून के दायरे में आएगा। हालांकि ये संविधान के आर्टिकल 342 और आर्टिकल 366-25 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित समुदायों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही ये संविधान के भाग 21 में घोषित प्रोटेक्टेड अथॉरिटी यानी संरक्षण प्राप्त समुदायों पर भी लागू नहीं होगा। इन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब यूसीसी में क्या क्या नियम है उन पर बात करने से पहले जरूरी है कि आप यूसीसी पोर्टल को जान लें, क्योंकि इसी पोर्टल से ज्यादातर काम होने वाले हैं।
उत्तराखंड सरकार ने एक पोर्टल यानी वेबसाइट भी लॉन्च की है। यह पोर्टल इस कानून को लागू करवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इस पोर्टल पर शादी, तलाक, लिव इन रजिस्ट्रेशन, लिव इन संबंध को खत्म करना, उत्तराधिकार से जुड़े काम, रिजेक्टेड एप्लीकेशन के लिए अपील, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन और यूसीसी से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलने वाली है। यूसीसी पोर्टल पर 3 तरह के लॉगिन दिए गए हैं, एक आम नागरिकों के लिए, दूसरा सर्विस सेंटर स्टाफ के लिए और तीसरा अधिकारियों के लिए। पोर्टल पर कोई भी काम करने के लिए आपको अपने आधार डिटेल के साथ साइन अप करना होगा। साइन अप के बाद आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन या दूसरे काम निपटा सकते हैं। यह तो हो गई बात पोर्टल की। अब यूसीसी के नियमों को भी जान लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स की। लिव इन रिलेशनशिप में आपने उनके बेडरूम तक चले गए हैं, आपने उनकी निजता को समाप्त किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की निजता को समाप्त करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल उनके जीवन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। अभी तक लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर कोई पुख्ता कानून नहीं है। हालांकि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में महिलाओं को कुछ हद तक सुरक्षा जरूर प्रदान की गई है, पर अब यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरह से कानूनी दायरे में बांधा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने जो यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया है, ये काम वहीं पर होगा। यहाँ पर लिव इन का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रेशन की तर्ज पर किया जाएगा। इस वेबसाइट पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को अपने पार्टनर की पूरी जानकारी देनी होगी। नाम, आयु प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, धर्म, पिछले संबंध की स्थिति यानी कि आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या नहीं, या फिर डाइवोर्सी हैं, ये सब जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा फोन नंबर और आधार डिटेल भी आपको दर्ज करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको फोटो और डिक्लेरेशन भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद या पहले अगर किसी ने आपके लिव इन में रहने को लेकर सवाल उठाए तो अथॉरिटी उसकी जांच करेगी, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप हैप्पीली एवर आफ्टर लिव इन में रह सकते हैं। हाँ, अगर आपके लिव इन में रहने के दौरान कोई संतान होती है तो उसको भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के 7 दिन के भीतर आपको उसका नाम रजिस्टर करवाना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह ही अधिकार दिए जाएंगे। पोर्टल पर 2 तरह के लिव इन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एक ऑप्शन उनके लिए है जो उत्तराखंड में ही लिव इन में रह रहे हैं, दूसरा उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन देश के किसी दूसरे कोने में लिव इन में रह रहे हैं। अगर आप पहले से ही लिव इन में रह रहे हैं तो आपके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप नियमों को पूरा करने में असफल होते हैं तो आप पर फाइन लग सकता है, जेल हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 के तहत विवाह समारोह उसी परंपरागत तरीके से संपन्न किए जा सकेंगे जैसे अब तक होते आए हैं। कानून लागू होने के बाद भी सप्तपदी, निकाह, आशीर्वाद, होली यूनियन जैसी शादी की परंपराएं पहले की तरह ही लागू की जा सकेंगी। इसके अलावा आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत आनंद कारज हो या फिर विशेष विवाह अधिनियम 1954 या फिर आर्य विवाह मान्यकरण अधिनियम 1937 के अनुसार विवाह कानून में सभी धार्मिक एवं प्रथागत रीति रिवाज का सम्मान किया गया है। विवाह भले ही आप जिस भी परंपरागत तरीके से करें, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन और दूसरी कुछ शर्तें सबके लिए अनिवार्य होंगी और इन नियमों की शुरुआत होती है शादी करने से। नियमों के मुताबिक विवाह के लिए पुरुष की उम्र 21 साल और महिला की उम्र 18 साल होना अनिवार्य है। शादी का बंधन उन 2 लोगों के बीच ही होगा जिनका कोई जीवित जीवन साथी नहीं है। दोनों ही मानसिक तौर पर विवाह को कानूनी अनुमति देने में सक्षम होने चाहिए और दोनों ही निषिद्ध विवाह यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के दायरे में न आते हों। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप अपने भाई बहन, चाचा भतीजी या पहले कजिन जैसे नजदीकी संबंध वालों के साथ विवाह नहीं रचा सकते। यानी कि यूसी
यूसीसी कानून लागू होने के बाद बहु विवाह, हलाला, 3 तलाक और बाल विवाह पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। शादी तो निपट गई, लेकिन अब बारी है रजिस्ट्रेशन की। शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। एक्ट लागू होने के बाद जो शादियां होंगी उनको 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वहीं जिनकी शादी इस एक्ट के लागू होने से पहले हो चुकी है, उनके लिए भी नियम तय किए गए हैं। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी शादी 26 मार्च 2010 या उसके बाद हुई है, तो आपको कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर अपनी शादी रजिस्टर करवानी होगी। अगर आप पहले से ही तय नियमों के तहत रजिस्टर करवा चुके हैं, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन का झंझट तो नहीं है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। अगर आपका विवाह 26 मार्च 2010 से पहले हुआ है, या फिर आप उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, आप कानूनी विवाह की सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन भले ही अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक्ट के लागू होने के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यूसीसी के तहत सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी काफी आसान बनाने की कोशिश की है। नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मिलने के 15 दिनों के भीतर सब रजिस्ट्रार को उस पर फैसला लेना होगा। अगर 15 दिन के दौरान कोई फैसला नहीं हो पाता है, तो एप्लीकेशन खुद ब खुद रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अगर किसी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, तो आप अपील कर सकते हैं। हालांकि गलत जानकारी देने पर आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। वहीं अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है और आप सिर्फ एक्नॉलेज यानी जानकारी देना चाहते हैं, तो उस पर 15 दिन में ही काम हो जाएगा और 15 दिन के बाद वो अपने आप स्वीकार्य यानी एक्सेप्टेड मान ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या होगा? इसके जवाब में सरकार का यह कहना है कि आपका विवाह सिर्फ इसलिए अवैध नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हालांकि अगर यूसीसी में दिए गए विवाह के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो शादी अवैध मानी जाएगी। ऐसे मामलों में दोनों में से कोई एक पार्टी कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है और शादी को निरस्त करवा सकती है। हालांकि अगर ऐसी शादी से कोई संतान पैदा होती है, तो उसे वैध यानी जायज माना जाएगा और उससे वे सभी अधिकार मिलेंगे जो एक संतान को मिलने चाहिए। बात करें तलाक की, तो यूसीसी के लागू होने के बाद तलाक उल सुन्नत, तलाक़े बिद्दत, खुला, मुबारत और जिहार जैसी तलाक लेने की प्रथाएं अमान्य हो जाएंगी। पंचायती फैसले से तलाक भी मान्य नहीं होगा। इसके अलावा कस्टमरी डाइवोर्स डीड्स यानी कि परंपरागत तरीकों से तलाक देने के तरीकों को भी यूसीसी में जगह नहीं दी गई है, बल्कि इन तरीकों से तलाक लेने पर पेनल्टी और जेल का प्रावधान किया गया है। सिर्फ यही नहीं, कोई प्रथा या परंपरा जो तलाकशुदा व्यक्ति पर फिर से शादी करने का दबाव डालती है, वो भी अमान्य कर दी गई है। हालांकि मुस्लिम समाज में दिए जाने वाले मेहर को मान्यता दी गई है। ये तो बात हुई कि कैसे आप तलाक नहीं ले सकते, लेकिन फिर तलाक लेने की प्रक्रिया क्या है? नियमों के मुताबिक 2010 के बाद हुए तलाकों को कानून के लागू होने के 6 महीनों के भीतर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। तलाक को रजिस्टर करने के लिए कोर्ट ऑर्डर भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप लिव इन में रह रहे हैं और अलग होना चाहते हैं, तो दोनों की सहमति से लिव इन रजिस्ट्रेशन को खत्म किया जा सकता है। हालांकि लिव इन को खत्म करने के लिए दोनों पार्टनर्स की सहमति का होना जरूरी है और इसकी जानकारी आपको रजिस्ट्रार को भी देनी होगी। यूसीसी में वसीयत और उत्तराधिकार के लिए भी अब घोषणाकर्ता, वारिसों और गवाहों के आधार की डिटेल देनी होगी। गवाहों को उत्तराधिकार घोषणा पढ़ते हुए स्वयं की वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अपलोड भी करना होगा। कानूनी उत्तराधिकारियों की स्पष्ट घोषणा करनी होगी और इसके अलावा कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड के विशेष प्रावधानों में से एक प्रावधान सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वसीयत बनाने और रद्द करने की सुविधा दी गई है। विशेषाधिकार वसीयत का यह प्रावधान सैनिकों, वायुसेना कर्मियों, एक्टिव ड्यूटी या किसी स्थान पर तैनात नाविकों के लिए उपलब्ध होगी। नियमों के मुताबिक इन संबंधित लोगों की वसीयतें हाथ से लिखी जा सकती हैं। ये चाहे तो मौखिक रूप से लिखवाई भी जा सकती है या गवाहों के सामने सही प्रकार से कही जा सकती है। अगर कोई सैनिक हाथ से वसीयत लिखता है तो हस्ताक्षर या सत्यापन जैसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके बावजूद ये पुष्टि यानी कंफर्म करना जरूरी होगा कि ये दस्तावेज सैनिक के कहने पर ही बनाया गया है। इसके साथ ही अगर कोई सैनिक लिखित निर्देश देता है लेकिन वसीयत फाइनल करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है तो उन निर्देशों को वैध माना जा सकता है। शर्त यह भी है कि वे निर्देश सैनिक के इरादों को दर्शाते हों। इसी तरह दो गवाहों के सामने दिए गए मौखिक निर्देश और सैनिक के जीवन काल के दौरान लिखित रूप में दर्ज किए गए निर्देशों को भी वसीयत के रूप में मान्यता दी जा सकती है, भले ही उन्हें औपचारिक रूप से अंतिम रूप ना दिया गया हो। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत को निरस्त या संशोधित भी किया जा सकता है। ये सभी प्रक्रियाएं यूसीसी पोर्टल पर आसानी से की जा सकेंगी। हालांकि वसीयत रजिस्ट्रेशन अभी अनिवार्य नहीं किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। हालांकि मृतक की उस पत्नी या पति को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जिसने संपत्ति के मालिक के जीवित रहते समय ही किसी और से शादी कर ली थी। ऐसे लोगों को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। बात करें गार्जियनशिप की और कस्टडी की तो यूसीसी में भी पर्सनल लॉज की स्थिति अपनाई गई है। नियमों के मुताबिक पिता को गार्जियन माना गया है, वहीं मां को कस्टोडियन। यानी कि जैसे पहले ज्यादातर होता था वैसे ही अभी भी 5 साल की उम्र तक के बच्चे की कस्टडी मां को मिलेगी। यूसीसी में फिलहाल LGBTQI कम्युनिटी को लेकर कोई नियम सामने नहीं आए हैं। भविष्य में आएंगे पता नहीं, लेकिन इसमें एडॉप्शन से लेकर कई और मामलों पर भी नियम तैयार किए गए हैं। हालांकि हमने आपको यहाँ पर मोटा मोटी तरीके से वो नियम विस्तार से बताए हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। अब जब हमने जान लिया है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपके लिए क्या बदलने वाला है, तब अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के भूतकाल और भविष्य काल को जानने की। अगर आप यूसीसी की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपके लिए हम इस सेगमेंट की शुरुआत ही यूसीसी के फ्यूचर से कर रहे हैं ताकि आप अपना समय जाया ना करें और दूसरी चीजें देख सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि यूसीसी कानून किसी भी धर्म की परंपराओं और प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। हालांकि ये कानून बहुविवाह जैसी कई प्रथाओं को खत्म जरूर कर रहा है और इसमें किसी भी समुदाय या धर्म को छूट नहीं दी गई है। यही वजह है कि यूसीसी का कई मोर्चों पर विरोध भी किया जा रहा है। मुस्लिम संगठन लगातार इस कानून के विरोध में खड़े हैं। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने सवाल किया है कि आदिवासियों को यूसीसी से कैसे बाहर रखा जा सकता है। वो कहते हैं कि इस प्रावधान से पता चलता है कि सरकार की इच्छा पर्सनल लॉ को व्यवस्थित करने की नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के हकों का उल्लंघन करने की मंशा है। कुरैशी ने बताया है कि उन्होंने एक याचिका तैयार की है और इस याचिका में कोर्ट से ये मांग की जाएगी कि यूसीसी तब तक उत्तराखंड में लागू ना किया जाए जब तक केंद्र सरकार पूरे देश के लिए समान संहिता नहीं लेकर आती। AIMIM सांसद असदुद्दीन अवैसी ने यूसीसी के लागू होने से पहले एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार जो लेकर आ रही है उसे यूसीसी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि इसमें हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लेकर अपवाद रखे गए हैं, यानी कि छूट दी गई है। दूसरी तरफ ये आदिवासियों पर भी लागू नहीं हो रहा। ऐसे में कैसे इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा सकता है? सांसद ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूसीसी के जरिए सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीकों से शादी, तलाक और जायदाद का बंटवारा करने से रोका
रोका जा रहा है। एक आरोप यह भी है कि धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला तो रही है, लेकिन इसे लाने के लिए जिस तरह की जल्दबाजी की गई वो शंका पैदा करती है। तर्क दिए जाते हैं कि यूसीसी के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें किसी विधायक को शामिल नहीं किया गया, विधेयक को प्रवर समिति में भी नहीं भेजा गया या उसका मुद्दा दर मुद्दा वाचन या डिस्कशन नहीं किया गया। विधानसभा में भी इस पर ठीक से चर्चा नहीं करवाई गई। बता दें कि राज्य सरकार ने यूसीसी के लिए विधानसभा का 4 दिनों का सत्र बुलाया था, लेकिन यूसीसी को 2 दिन में ही ध्वनि मत से पास कर दिया गया था। इस तरह आप देखेंगे तो लागू होने के बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह आसान नहीं होने वाली है। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो राज्य केंद्र की सहमति के बिना यूसीसी को लागू नहीं कर सकते। अब क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और ना ही आगे आएगी। हाँ, अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, जो कि लगभग तय है कि ऐसा होगा, ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा या जो टिप्पणी होगी वो इस कानून की आगे की दिशा और दशा तय करेगा। अगर ये कानून उत्तराखंड में जम जाता है तो अगली कड़ी इसे देश के दूसरे राज्यों में लागू करना होगा। केंद्र की बीजेपी नीति सरकार पहले ही बता चुकी है कि वो इसे देश के दूसरे राज्यों में लागू करने की योजना पर काम कर रही है और फिर इसे केंद्रीय स्तर पर लागू कर दिया जाएगा। खैर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद इसको लेकर रिएक्शन सामने आना शुरू हो चुके हैं। विपक्ष लगातार इसमें खामियां गिना रहा है तो वहीं सरकार इसकी खूबियां। खैर, ये तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास वक्त है और आप इंटरेस्टेड हैं तो फिलहाल आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतिहास को भी जान लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में तभी लागू हो चुका होता जब देश का संविधान बना था, लेकिन तब भी आज की तरह ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन और विरोध में 2 धड़े बन गए थे। लेकिन इस पर विस्तार से बात करने से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब सभी लोगों के लिए समान नियम बनाने से है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोड शब्द का मतलब ही कई कानूनों या नियमों का समुच्चय है। अब सिविल कोड में फैमिली लॉ, जिसमें कि शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गार्जियनशिप, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी लॉ, संविदा यानी समझौते से जुड़े नियम और टॉर्ट्स यानी ऐसे मामले जिनसे किसी को नुकसान तो हुआ है लेकिन वो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आते, ये सब शामिल होते हैं। यही वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो भी नियम हमने अभी तक देखे सभी इन्हीं नियमों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन क्या यूनिफॉर्म होने का मतलब यह है कि यह सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए? तो जवाब है नहीं। यूसीसी में एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासी समाज को बाहर रखा गया है। लोगों को उनके धर्म और परंपराओं को निभाने की छूट दी गई है। मुस्लिम समाज को मेहर की अनुमति दी गई है। ये सब एक्सेप्शन माने जा सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक नियम की पैरवी करता है। मौजूदा वक्त की बात करें तो अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय के लिए अलग अलग नियम हैं। सिख, जैन और बौद्ध के नियम हिंदू सिविल लॉ में शामिल होते हैं। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। जैसे कि हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है तो वहीं मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। मौजूदा वक्त में इन कानूनों के तहत शादी, तलाक, रखरखाव यानी मेंटेनेंस, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसी चीजें निपटाई जाती हैं। अब ये सारी चीजें यूसीसी में शामिल कर दी गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत फ्रांस से मानी जाती है। फ्रांस ने 1804 में अपने सैकड़ों स्थानीय कानूनों को एक सिंगल सिविल नियमों में बदल दिया था। फ्रांस के बाद इटली, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, आयरलैंड, मिस्र, तुर्की समेत अन्य कई देशों ने अपने देश में समान पर्सनल लॉ लागू किए, यानी कि सबके लिए एक जैसे नियम।
भारत में भी ये मुद्दा आज का नहीं है। समान नागरिक संहिता भारत के राजनीतिक शब्दकोश में पहली बार संविधान सभा की बहस में शामिल हुआ था। संविधान सभा की महिला सदस्य हंसा मेहता और अमृत कौर के साथ ही स्वतंत्र पार्टी की नेता मीनू मसानी ने पहली बार इस संहिता को प्रस्तावित किया था। इन सदस्यों को डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे दिग्गजों से शुरू में समर्थन मिला, लेकिन लगभग सभी मुस्लिम सांसदों और एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि फ्रैंक एंथनी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। वहीं विश्व युद्ध के दौर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यूसीसी का विरोध ये कहकर किया कि ये धार्मिक स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चोट करेगा। यूसीसी के पक्षधर सरदार पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और बाहरी क्षेत्रों से संबंधित मामलों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा में 5-4 के बहुमत से इसे मौलिक अधिकार में रखा तो गया, हालांकि बाद में इसका काफी विरोध हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसे मौलिक अधिकारों पर बनी उप समिति ने मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और ये एक निदेशक तत्व यानी कि इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में रख दिया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार पूरे भारत में अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगी। यहाँ सरकार से आशय केंद्र और राज्य की सरकारों से है। इसी नियम की वजह से उत्तराखंड एक राज्य होने के नाते भी इसे लागू कर पा रहा है। संविधान की इस परिभाषा का मतलब है कि ये लाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य सभी समुदाय के लोगों की सहमति से इसे ला सकता है। और इस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बहस तब शुरू हुई थी वो आज तक होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में फैसला सुनाते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। 1985 में हुए शाह बानो केस में भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत महसूस होती है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसके बाद संविधान के आर्टिकल 44 के तहत 2009 और 2020 में भी यूसीसी को लेकर बिल लाने की कोशिश की गई, लेकिन इनका विरोध होने के बाद इन्हें वापस ले लिया गया और इन पर कोई चर्चा तक भी नहीं हो पाई। हालांकि 2018 में एक लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणी की थी कि ये ना ही अनिवार्य है और ना ही इसकी जरूरत है। तब कहा गया कि अगर पर्सनल लॉज में सुधार करने हैं तो वो मौजूदा कानूनों की अशुद्धियों को समाप्त करके भी किया जा सकता है। हालांकि ये विचार बीजेपी नीति केंद्र की सरकार के साथ नहीं जाता, क्योंकि बीजेपी 2014 में ही यूसीसी लाने का चुनावी वादा कर चुकी थी। वैसे तो देश में गोवा पहला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। हालांकि गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वो पुर्तगाल सिविल कोड 1867 है। ये देश की आजादी से पहले ही वहां पर है और 1961 में भारत में विलय के बाद भी यहाँ ये कोड लागू है। ऐसे में टेक्निकली आजादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ भारतीय संविधान और विधि के मुताबिक यूसीसी लागू हो गया है। गोवा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कई एक्सेप्शन के साथ लागू किया गया है। खैर, यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे तो बीजेपी के एजेंडे में बीजेपी नाम आने से पहले ही आ गया था, लेकिन 2014 में बीजेपी ने इसे अपने चुनावी एजेंडे में भी शामिल कर दिया था। यूसीसी को लागू करने के लिए कवायद सबसे पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने की। 2022 में चुनावों में जीत मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि वो राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। फिर उन्होंने मई 2022 में पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का दौरा किया, लोगों से सुझाव मांगे। कई एक्सटेंशन के बाद विशेषज्ञ समिति ने 2 फरवरी 2024 को सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 7 फरवरी को समान नागरिक संहिता के बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया और फिर 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी।
राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलते ही 12 मार्च को अधिनियम की अधिसूचना भी जारी कर दी गई और फिर 20 जनवरी 2025 को यूसीसी की नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई। वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बन चुका था, लेकिन इसके रूल और रेगुलेशन नहीं बने थे और किसी भी कानून को तभी लागू किया जा सकता है जब उसकी कोई एक नियमावली होगी। इसलिए एक कमेटी बनाई गई जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को तैयार किया और आखिरकार आज यानी 27 जनवरी को यह कानून लागू भी कर दिया गया है और इस तरह उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का रास्ता तैयार हो चुका है। लेकिन जैसे हमने कहा कि अभी यूसीसी के विरोध और समर्थन में कई चीजें होने वाली हैं, तो आगे इसकी राह आसान होगी ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। बाकी पिक्चर तो आने वाले दिनों में दिख ही जाएगी। खैर, यूसीसी पर जो कुछ भी होगा वो आगे भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप पहाड़ के मुद्दों पर और ऐसी डिटेल और डीप डाइव रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे खास प्रोग्राम विश्लेषण के दूसरे एपिसोड्स भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आखिर में जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।